अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पर वेलकम कहती हूँ। आज जो हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं वो है द ममी अवेक्स। इसको द ममी अवेकन भी कहते हैं, बाय नजीब महफूज। नजीब महफूज को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कैसे राइटर हैं। ये 11 दिसंबर 1911 में ये पैदा हुए और 13 अगस्त 2006 में इनकी डेथ हो गई थी। ये इजिप्टियन राइटर है जिन्होंने 1988 में नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर को वॉन किया था, और ये वन ऑफ द फर्स्ट कंटेम्प्रेरी राइटर्स हैं ऑफ अरबिक लिटरेचर अलॉन्ग विद ताहा हुसैन टू एक्सप्लोर थीम ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म, जिन्होंने एग्जिस्टेंशियलिज्म की बात की। अब हम एग्जिस्टेंशियलिज्म को डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या है। ये एक फ़िलोसॉफिकल थ्योरी है जिसके अंदर जो लोग होते हैं वो समझते हैं कि पीपल आर फ्री एजेंट्स हु हैव कंट्रोल ओवर देयर चॉइसेस एंड एक्शन। कि जो लोग हैं वो फ्री एजेंट्स हैं, उनके ऊपर जो उनकी चॉइसेस हैं, उनके एक्शंस हैं, उन्हीं का ही कंट्रोल है, किसी और का नहीं है। मेरी मैम कहा करती थी एग्जिस्टेंशियलिज्म के अंदर ना एग्जिस्टेंस मैटर करती है और ना ही आपके वेज मैटर करते हैं। ना एग्जिस्टेंस ना ही वेज, कि किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है डजेंट मैटर, और किस तरीके से गुजारनी है डजेंट मैटर। इसमें क्या होता है, जो लोग होते हैं ना एग्जिस्टेंशियलिस्ट, उनका यकीन ये है कि सोसाइटी है ना वो आपको ना एक इंडिविजुअल की जो लाइफ है ना उसके एक्शंस के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकती। एक इंडिविजुअल जो है ना वो फ्री है सोसाइटी के अंदर कि जो मर्ज़ी करे, ठीक है, उसके ऊपर सिर्फ उसका अपना कंट्रोल है। जो एग्जिस्टेंशियलिस्ट होते हैं ना वो खुदा के ऊपर भी यकीन नहीं रखते, वो किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर यकीन नहीं रखते, ठीक है। दे आर लाइक नाइलिस्टिक लाइक फिगर है, ठीक है, अब्जर्ड होते हैं ये। आपको समझ लग गया होगा कि एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या होता है। इसके बाद दोबारा राइटर की तरह हम वापस आते हैं, राइटर को डिस्कस कर लेते हैं। राइटर ने बेसिकली अपने लाइफ टाइम के अंदर 34 नॉवेल्स लिखे हैं, 350 शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी हैं, डजन ऑफ मूवीज स्क्रिप्ट्स लिखी हैं इन्होंने। इसके अलावा इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, इन्होंने कॉलम्स लिखे हैं इजिप्टियन न्यूज़पेपर के लिए, इन्होंने 5 प्लेस लिखे हैं। बहुत कंट्रीब्यूशन दिया इन्होंने अपनी फील्ड के साथ। लाइक ही वॉज अ लॉयल पर्सन विद हिज फील्ड। इसके अलावा हम लोग ना थोड़ा सा इनकी राइटिंग को थीम को डिस्कस करें तो ये कैसे राइटर हैं, ये अपने कल्चर से बहुत ज़्यादा एसोसिएट है। और इन्होंने, हम लोग अगर देखें ना तो इनकी राइटिंग के अंदर ना नेशनलिज्म का एलिमेंट बड़ा दिखाई देता है हम लोगों को। इनका बिलीव था कि जो इजिप्टियन कल्चर है ना वो सुपरमेसी कल्चर है, ठीक है, इजिप्टियन कल्चर की अपनी एक सुप्रीम है, ठीक है। और इनके राइटिंग के अंदर हम लोगों को जो इम्पीरियलिज्म है, जो इम्पीरियलिस्टिक पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, डिफरेंट नेशन के, उनके साथ ना हम लोगों को हेटेड दिखाई देता है। अब इसकी तरफ हम आते हैं, अपने राइटर की जो स्टोरी है द ममी अवेक्स उसकी तरफ आते हैं। पहले हम करैक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। इस करैक्टर में हमारे पास 3 मेन करैक्टर आएंगे, पाशा का, जदुल्ला का और जनरल हुर का। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं करैक्टर ऑफ पाशा। जो पाशा है ना ये ऐसा करैक्टर है कि ये एक ह्यूज कंट्री में रहता है। जैसा कि हम कह सकते हैं कि ये अपर इजिप्ट के अंदर रहता है, ठीक हो गया। इसका पूरा नाम है महमूद पाशा। ये करैक्टर पूरा नाम है इसका महमूद पाशा। ये एक रिचेस्ट मैन है इजिप्ट के अंदर, हाईली कल्चर्ड है और बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। और हम कह सकते हैं ही वॉज बींग 3 पर्सनस रोल्ड इनटू 1, यानी कि एक बंदा, खुद एक बंदा, उसके अंदर 3 क्वालिटीज़ पाई जाती हैं कि एक बंदे के अंदर 3 पर्सनस बसे हुए हैं। किस तरह से कि ओरिजिन के लिहाज से ये तुर्क है, नेशनलिटी के लिहाज से ये इजिप्टियन है, और अपने हार्ट माइंड के लिहाज से फ्रेंच मैन है। ये सेंट्रल करैक्टर है स्टोरी का, और इसको हम लोग फ्रैंकोफाइल भी कहते हैं। फ्रैंकोफाइल कौन होता है? फ्रैंकोफाइल वो बंदा होता है जो कि ब्लाइंडली लवर होता है फ्रेंच का, ठीक है। अ पर्सन हु इज़ फॉन्ड ऑफ और ग्रेटली एडमायर्स फ्रेंच और फ्रांस, ठीक है। तो इसके फ्रैंकोफाइल होने की बेस पे हम कह सकते हैं कि फ्रांस जो है इसका सेकंड होम है। इसने अपना आधे से ज़्यादा जो हैप्पीएस्ट टाइम है ना वो फ्रांस में गुजारा। इसके बहुत ज़्यादा जो दोस्त हैं वो भी फ्रेंच ओरिजिन से ही बिलोंग करते हैं। अच्छा, इसके घर के अंदर जो है ना, इसके बंगले के अंदर जो फर्नीचर है वो भी फ्रेंच है, इसकी जो सिटिंग साउंडिंग है वो भी फ्रेंच है, जो कन्वर्सेशन और फूड है वो भी फ्रेंच है। इसको अगर पोइट्री पसंद है तो वो भी फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। जो नरेटर सोचता है कि ये जो है ना ये फर्वेंट एडमायरर है ऑफ कल्चर, ठीक है, जो कि कल्चर किसका है? फ्रेंच कल्चर का, ठीक है। इतना एक करैक्टर काफ़ी है। अब हम जदुल्ला के बारे में बात करते हैं। शेख जदुल्ला इनका पूरा नाम है। ये इम्पोर्टेंट लोकल फिगर है स्टोरी के अंदर। ये एक नोबल मैन है, ये एक ओल्ड फेलो है।
बट इनकी आइज़ जो है ना स्टिल फुल ऑफ डिटर्मिनेशन एंड स्टिल फुल ऑफ होप हैं। इनकी अपनी थियोलॉजिकल रिसर्चेज हैं गोल्डन पास्ट ऑफ इजिप्ट के बारे में। जब प्रोफेसर दरियन जादुल्ला के एबिलिटीज़ के बारे में पाशा को बताते हैं ना, तो पाशा इसके सजेशंस पे ना बहुत ज़्यादा बिलीव करने लग पड़ता है। किसकी? जादुल्ला की। इतना कैरेक्टर काफ़ी है। अब हम जनरल हुल के बारे में बात कर लेते हैं। जो कैरेक्टर है जनरल हुल का, ये 15K डिनेस्टी का एक की फिगर रहा है। इसकी मम्मी जो है वो सो रही है एक सीक्रेट वॉल्ट जो कि पाशा का गार्डन है उसके ग्राउंड के बिल्कुल नीचे है। जदुल्ला जो है ना उसके जादू के थ्रू इसका कफन जो है वो रिवील हो जाता है। जो इसकी मम्मी है ना जनरल हुल की, वो अपने कफन से उठ जाती है और इन दोनों से ना बड़े ही गुस्से से रिब्यूकिंग मैनर में ना गुस्से से इनसे बात करती है। कफन का जो ढक्कन होता है वो खुद ब खुद खुल जाता है और फिर जो मम्मी है वो मूव करने लग पड़ती है, अपने कफन में बैठती है और फिर जंप लगा के बॉक्स से बाहर आ जाती है और अब एक फुली लिविंग पर्सन होता है, फुल ऑफ विगरस एंड वाइटलिटी। हमने जो 3 मेन कैरेक्टर्स हैं उनको डिस्कस कर लिया है। अब हम आते हैं समरी की तरफ। बेसिकली एक मिस्टीरियस स्टोरी है, ठीक है, जो कि एक मिस्टीरियस टोन रखती है। इसमें इनजस्टिस और प्लंडर के बारे में बताया गया जो कि कंट्री के अंदर हो रहे हैं। अपनी इस फैंटेसी के अंदर जो है हमारा राइटर इजिप्टियन नेशनलिज्म की बात कर रहा है और उसका बिलीफ है कि जो इजिप्टियन कल्चर है वो सुप्रीम वन है और एक्सप्रेस करता है अपने हेटेड अगेंस्ट इम्पीरियलिस्टिक पॉलिसीज़ एट डिफरेंट नेशंस। ये डिसलाइक करता है पाशा को इसके टर्क ओरिजिन की बेस पे और इसके फ्रेंच टेस्ट्स की बेस पे। ये जो स्टोरी है इसका बेसिक थीम ये है कि जो पावर है उसको शिफ्ट कर दिया जाए फ्रॉम द ट्रू ओनर्स टू अनवर्दी पर्सन्स बाय टोटल अनफेयर मीन्स। ये स्टोरी हमारे सामने जो पुअर कंडीशन थी इजिप्टियंस की उनकी रियलिटी लेके आती है। मम्मी जो है वो ज़िंदा हो जाती है और जितने भी रिच है उनको मार देती है, डिमोलिश कर देती है उनकी बिल्डिंग्स को, क्योंकि वो कोई भी राइट होते हैं जो पुअर के उनको नहीं दे रहे होते इस बेस पे। और जो स्टोरी है द मम्मी अवेक्स और इसका नाम द मम्मी अवेकन्स भी है, ये लिखकर राइटर ने ट्रिब्यूट पेश किया है किनको? पॉवर्टी स्ट्रिकन जो पीपल हैं इजिप्ट के अंदर उन। ठीक है, अब स्टोरी में क्या होता है, जो नरेटर है वो स्टोरी को स्टार्ट करता है एन एयर ऑफ अनसर्टेनिटी इन ऑर्डर टू गिव सर्टेनिटी टू हिज स्टोरी। अब इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि वो बताता है कि ये जो वाक़या है ना उसने अपनी आँखों से देखा है। कहता है मैं इसके ऊपर यकीन ना करता अगर मैंने अपनी आँखों से देखा ना होता। तो वो कहता है कि मैंने ये जो सारा वाक़या हो रहा है ना अपनी आँखों से देखा है, इसलिए मुझे इसके ऊपर यकीन है। ठीक है, कि मतलब मेरे ऊपर ये बात गुजरी है। अब वो क्या कहता है, वो ये अपनी टेक्निक यूज़ करके ना बड़े ही ना कनिंगली क्या करता है, अपनी एक फ़र्ज़ी जो स्टोरी होती है ना, जो उसकी इमेजिनेटिव स्टोरी होती है, एक फैंटेसी स्टोरी होती है, वो रीडर के माइंड में डाल देता है कि एक रियलिस्टिक पिक्चर है। ठीक है, बेसिकली ये एक स्टोरी क्या है, फैंटेसी है। ठीक है, एक सोची हुई स्टोरी है, माइंड की स्टोरी है, रियलिस्टिक पिक्चर नहीं है, मतलब रियलिस्टिक स्टोरी नहीं है सॉरी ये। लेकिन राइटर कहता है मैं यकीन ना करता अगर ये स्टोरी रियल ना होती, यानी कि मैंने अपनी आंखों से देखी ना होती। तो वो कहता है ये रियल है और ये चीज़ कह के वो रीडर के माइंड में डाल देता है कि वाकई ये स्टोरी रियल है। और इस तरीके से उसने क्या किया है, उसने रियलिस्टिक पिक्चर दिखाई है इजिप्टियन सोसाइटी की, जहाँ पे पुअर क्लास को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, अपर जो है एक्सप्लॉइट कर रहे हैं पुअर क्लास को। ठीक हो गया। अब स्टोरी के अंदर पहले तो एक नरेटर होता है। ठीक है, अब वो जो नरेटर होता है ना वो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देकर ये स्टोरी जो है ना प्रोफेसर दारेन, ठीक है, एक बंदा है जो कि प्रोफेसर दारेन है, मिस्र की तहजीब को खूब जानता है, वो उसको ये स्टोरी शिफ्ट कर देता है। ठीक है, अब होता क्या है कि नरेटर जो है ना उसने स्टोरी सुनाई है प्रोफेसर दारेन को। ठीक है, प्रोफेसर दरियन को। अब जो प्रोफेसर दरियन को वो स्टोरी सुनाता है ना, प्रोफेसर दरियन इससे वो कहानी सुनकर आगे 2 लोगों को और सुनाता है, डायरेक्टर ऑफ फाइन आर्ट कॉरेज और डॉक्टर पेरी। कौन है 2 लोग? डायरेक्टर ऑफ फाइन आर्ट करेज और दूसरा है डॉक्टर पेरी। ठीक है, इन दोनों को सुनाता है। तो इस तरह के किया राइटर ने टेक्निक इस्तेमाल की, नरेटर इनटू नरेटर।
जब किसी कहानी के अंदर एक नरेटर स्टोरी सुनाए दूसरे बंदे को, फिर वो स्टोरी सुन के वही बंदा दूसरे बंदे को स्टोरी सुनाए, यानी कि आगे स्टोरी सुनाए, उसको नरेटर इनटू नरेटर टेक्निक कहते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने आपको कहानी सुनाई, ठीक है, एक कहानी सुना रही हूँ, तो आपने वो कहानी सुनकर दूसरे बंदे को कहानी सुनाई उसी कहानी के अंदर ही जो कहानी लिखी गई है। तो ये क्या हो गई, नरेटर इनटू नरेटर टेक्निक हो गई। अब होता क्या है, अब इस टेक्निक से ये इम्पैक्ट पड़ता है कि जो रीडर है ना, उसको यकीन हो जाए कि स्टोरी सच है, क्योंकि इसने इसके अंदर एक विटनेस क्रिएट कर दिया है स्टोरी का। ठीक है, अब जब स्टोरी शुरू होती है, अब स्टोरी को दरियन की तरफ शिफ्ट कर दिया गया। उसने अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिसाइड किया कि ना जो महमूद पाशा है ना, उसका जो बंगला है बहुत बड़ा, जो कि बड़ा एलीट मैन था, बहुत फेमस पर्सनैलिटी रहा है, उसको फ्रेंच टेस्ट पसंद था, बाय ओरिजिन वो टर्क था, ठीक है, लेकिन बाय नेशनलिटी वो एक इजिप्टियन था, बहुत अपर क्लास से बिलोंग करता था ना। अब वो सोचते हैं, प्लान बनाते हैं कि ना हम लोगों को उसका जो बंगला है ना वहाँ विज़िट करना चाहिए। और जब ये लोग उसके मतलब बंगला में पहुँचते हैं ना, तो ये उसके बंगले की जो उसके घर की जो ब्यूटी होती है ना, उसके उसमें वो फंस के रह जाते हैं, यानी कि उनको बड़ा वो अट्रैक्ट करती है उसके घर की ब्यूटी। अब उसके बंगले में गए कौन थे, सब के सब प्रोफेसर्स गए थे। जो प्रोफेसर्स होते हैं ना, उनको पाशा के घर की जो वंडरफुल कलेक्शन होती है ना आर्ट की, वो बहुत पसंद आती हैं। और सारी कलेक्शंस कहाँ से बिलोंग कर रही होती हैं, फ्रेंच से बिलोंग कर रही होती हैं। फिर स्टोरी में बताया गया है कि जो पाशा है ना, वो फ्रांस का लवर है और उसको इजिप्टियंस जो पीजेंट्स है ना, उनसे नफ़रत है। फिर जो है ना, मिस्टर सरोड नाम का एक बंदा है, वो पाशा को सजेशन देता है कि आप अपने जो ये घर है ना, बहुत बड़ा जो आपका बंगला है, इसको आप फ्रेंच म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर लें। और ना पाशा को ये आइडिया बड़ा पसंद आता है, लेकिन ना पाशा इसके ऊपर जो है ना इतना ज़्यादा ना जोर नहीं देता, क्योंकि वो ना किसी भी इजिप्टियन की ना जो ओपिनियन होता है ना, उसको कंसिडरेट नहीं करता होता, क्योंकि उसको इजिप्टियंस पसंद ही नहीं है। लेकिन जब प्रोफेसर सेरोड जो है ना उसका ध्यान दिलवाता है लोगों के सेंटिमेंट्स की तरफ, तो वो कहता है, सच पीपल हैव नो राइट टू फील सॉरी इफ़ दिस म्यूज़ियम गोज़ टू पेरिस। फिर जो है ना प्रोफेसर डरियन जो है वो सोचते हैं, वो कहते भी हैं, बड़ा एंशियस होते हैं कि क्यों पाशा जो है इतना डिसलाइक करता है इजिप्टियंस को। फिर वो कहता है कि हो सकता है इसकी नफ़रत की वजह वो एक डॉक्टर हो, जो कि पहले एक पीजेंट था, लेकिन उसने जो है ना आफ्टर गेटिंग हायर स्टेटस पाशा से उसकी बेटी का हाथ मांगा था, और जिसको उसने रिजेक्ट कर दिया था अपने हम्बल ओरिजिन की बेस पे। लेकिन फिर कहता है कि ये छोटा सा इवेंट था, ये इतना स्ट्रॉन्ग हेट्रेड तो नहीं क्रिएट कर सकता। अब प्रोफेसर जो ड्रिडन थे, यानी कि जो डरियन थे, वो सोच ही रहे होते हैं इसके बारे में, जब पाशा कहता है कि ही वांटेड टू टेल हिम समथिंग स्पेशल, वो उनको कुछ स्पेशल बताना चाहता है। फिर इसके बाद जो है ना सब इकट्ठे बैठ के हैं, कॉफ़ी पीते हैं, और दूसरे जो प्रोफेसर होते हैं ना वो चले जाते हैं, लेकिन जो है ना प्रोफेसर दरियन वो नहीं जाता। और इसी दौरान जो है ना सर्वेंट्स वो क्या होते हैं, वो ना एक बंदे को मारने लग पड़ते हैं। जब वो मारते तो वजह पूछते हुए बताता है कि ये बंदा जो है ना, ये कुक्ड मीट ऑफ द डॉग जो है वो उठा के भाग रहा था, इसे चोरी किया था। पाशा जो है उस पर्सन में बड़ा गुस्सा खाता है और कहता है कि चलो पुलिस को कॉल करो और इसको अरेस्ट कर ले वो आकर। अब जो पाशा है ना, वो प्रोफेसर ड्रीडन को ना अपने बाग में ले जाता है। वहाँ पे ना क्या हो रहा होता है, वहाँ पे डिगिंग हो रही होती है। डिगिंग होता है बेसिकली कि ज़मीन को कल्टीवेट करना, ज़मीन को उखाड़ना और नई चीज़ें उगाना बाग के अंदर ना, ये काम हो रहा होता है। अब वो जब वहाँ पे लेके जाता है ना, तो वहाँ पे प्रोफेसर जो दरियन है, वो वर्ड जो डग होता है ना, ठीक है, उससे बड़ा इंस्पायर होता है, क्योंकि उसको याद होता है ये जो वर्ड है ना आर्कियोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं। और एक बंदा था जैदुल्ला, ठीक है, उसने जो है ना उसने भी डिगिंग की थी, और उसके बाद उसने वहाँ पे एक चीज़ को दफनाया था, सॉरी,
दफनानी निकाला था। वो चीज़ क्या थी हम आपको आगे बताएंगे जब स्टोरी को डिस्कस करेंगे। खैर, अब जब ये बैठे होते हैं और गार्डन की अंदर डिगिंग हो रही होती है, प्रोफेसर दरियन भी गार्डन के अंदर ही होते हैं, तो वो बड़ा लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होते हैं, बड़ा इन्जॉय कर रहे होते हैं सीनरी को, क्योंकि उनको जो है ना ये आर्कोलॉजिस्ट जो है उनके काम बड़ा पसंद है। क्योंकि वो कहते हैं जब भी कोई ज़मीन को खोदता है ना तो उसके अंदर से ना कुछ निकालता है, कुछ ना कुछ रिवील होती है, कोई ना कोई मिस्ट्रीज़ जो होती है ना छुपी हुई ज़मीन के अंदर, वो रिवील होती हैं। और वो जो है ना इस चीज़ को रिलेट करता है एक सेंट होते हैं उनकी लाइफ से। अब उसके बाद जो पाशा है ना वो जदुल्ला को ना ऑर्डर देता है कि तुम जो हो ना डिगिंग करना शुरू कर दो। अब वो जब ज़मीन को खोदता है उस दौरान क्या होता है कि एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का कारनामा हो जाता है। अब वो क्या होता है, वो ये होता है कि जदुल्ला जो है ना वो पाशा को और दरियन को बुलाता है और कहता है कि मुझे ना कुछ मिला है। ठीक है, ये शेख जदुल्ला जो है ना ये वाला बंदा ये कहता है मुझे कुछ मिला है। तो वो दोनों आते हैं, ठीक है, और ना वो देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा पत्थर होता है, उसको रिमूव करते हैं और देखते हैं कि उसके दरमियान जो है ना एक बहुत बड़ी ना स्पेस होती है, जगह होती है, जिसके नीचे जो है ना एक एक टॉम्ब होती है, एक कब्र होती है। ठीक है, किसकी? इजिप्टियन किंग की। अब क्या होता है कि एक हुर है, ठीक है, वो उस कब्र के अंदर लेटा हुआ है एज अ मम्मी। अब वो देखकर तो हैरान हो गए, परेशान हो गए। कौन? महमूद पाशा था, ठीक है, शेख जदुल्ला था और प्रोफेसर दरियन थे। ये 3 लोग थे जिन्होंने उस मम्मी को देखा। किसकी मम्मी थी? जनरल हुर्स की। जब उन्होंने उस मम्मी को देखा ना तो थोड़ी देर बाद जो हुर की मम्मी थी उसने मूव करना शुरू कर दिया और उसको देखकर ये तीनों खौफजदा हो गए। फिर उसके बाद जो है एक अचानक रोशनी चमकी और फिर क्या हुआ, हर तरफ अंधेरा हो गया उनके इर्द गिर्द। अब क्या होता है कि जब तो मम्मी कुछ बोलने लग पड़ी थी अचानक से, बड़ी अथॉरिटेटिव टोन से, बड़े गुस्से से। दरियन जो है ना बड़े क्लियरली इसकी आवाज़ सुन सकता था। अब मम्मी जो है जब गुस्से से उठती है तो वो पाशा को स्लेव कहती है, स्लेव के बारे में कहती है कि तुम एक जालिम हो, तुमने अपने जो स्लेव्स हैं उनके साथ जालिमाना रवैया रखा है। वो कहता है डू नॉट यू रिकॉग्नाइज मी स्लेव। ठीक है, उसको कहता है तुम स्लेव, तुमने मुझे पहचाना नहीं, गुलाम। जो उसको गुलाम कहती है ना तो पाशा बड़ा परेशान हो जाता है, खौफजदा हो जाता है कि इसने मुझे स्लेव कहा है। कहता है आर नॉट यू कंटेंट टू प्लंडर माई डिसेंडेंट, वाई यू हैव कम टू प्लंडर माई ग्रेव एज वेल, स्पीक स्लेव। उसको वो गुलाम कहकर मुखातिब करता है। कौन? जनरल हुल पाशा को कह रहा है, स्लेव कह रहा है, गुलाम। ये जो मम्मी होती है ना उसको बड़ा गुस्सा आया होता है, जो कि पाशा के लोकल पीजेंट ने ना बड़ा इल ट्रीटमेंट किया होता है। मम्मी पूछती है व्हाट्स हैपन इन द वर्ल्ड दैट द माइटी आर ब्रोट लो एंड द हम्बल आर रेज्ड अप हाई, हैव स्लेव्स बिकम मास्टर्स एंड मास्टर्स स्लेव्स। वो फिर पूछता है हाउ इज इट स्लेव that you assaulted one of my descendants? You beat him with your can because he was hungry? Are Egyptians really starving in their own country? A curse upon you, slave. जो ट्रीटमेंट किया होता है ना पाशा ने उस बंदे के साथ जिसने एक जो मीट था जो कि डॉग के लिए प्रिपेयर कर लिया था और वो चोरी करके खाने लगा था क्योंकि उसको भूख लगी थी, उस बेस पे इस मम्मी को गुस्सा आया हुआ है और मम्मी जो है इसको स्लेव करके मुखातिब कर रहा है पाशा को। और मम्मी जो है इसको कह रहा है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, कहते क्या हो गया दुनिया के अंदर कि जो गुलाम है वो मालिक बन बैठे हैं और जो मालिक है वो गुलाम बन रहे हैं, कि एक इंसान जिसको भूख लगी तुमने उसको इतना मारा। तो हर को बहुत ज़्यादा गुस्सा है उसके ऊपर। किसके ऊपर? पाशा के ऊपर। और जो हुर होता है उसको बड़ा गुस्सा जो आया होता है पाशा के ऊपर, वो इस चीज़ से भी खुश नहीं होता कि इसने उसकी जो टॉम्ब है उसको भी प्लंडर करके रख दिया हुआ है। और वो जो है बड़ा गुस्से से ना रोरिंग करता है, उसकी रोरिंग सुन के जो है पाशा डर जाता है, खौफ खाता है और खौफ खा के जो है ना वो कुछ भी नहीं कह पाता और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। और जो दोनों सर्वेंट्स होते हैं वो पागल हो जाते हैं। और प्रोफेसर दरियन है और जादुल्ला है, ठीक है, वो आर सेव्ड बाय सम मिरेकल, कि एक जादू ही हुआ, वो एक मौजज़ा होगा, उससे वो बच गए हैं। कहता है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, जो नरेटर है
फाउंड हिमसेल्फ एट अ लॉस टू एक्सप्लेन द एक्चुअल इंसिडेंट। यहाँ पे हमारी ये स्टोरी हो जाती है ख़त्म। स्टोरी ख़त्म हुई है तो मैं साथ साथ आपको बता दूँ कि इसके अंदर जो सेंट्रल थीम था वो इनजस्टिस एंड प्लंडर इन द कंट्रीज़ लाइक इजिप्ट, इसको डिस्कस किया गया है। साथ साथ बताया गया किस तरह जो है ना आप लोग जो इस स्टोरी के अंदर बताया गया है कि जो इजिप्ट है उनकी पुअर की जो कंडीशन थी कितनी ज़्यादा लाइक सफरिंग वाली थी, स्टार्विंग का आलम था। ठीक है, कंडीशन दिखाई गई ना, स्टार्विंग है हर जगह पे, भूख है, प्यास है, और जो रिच पीपल हैं वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं पुअर को। रिच जो हैं दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ़ द पुअर क्लास, उनको कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रहे। इवन कि अगर वो कुछ चोरी करते हैं, चोरी उनको करना पड़ा, किस लिए करना पड़ा, क्योंकि उनको जो रिच है वही कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहा, उनको भूखा मार रहा है, शो ऑफ कर रहा है अपनी बस। ठीक है, बड़े बड़े बंगले बनाकर, तो इस बेस पे उसको चोरी करना पड़ा, वो भी किसकी खुराक, एक डॉग की खुराक, एक डॉग का गोश्त। कितनी ज़्यादा डेरोगेटरी सिचुएशन है उनकी, और इसी सिचुएशन को, इसी एक्सप्लोइटेशन को राइटर ने स्टोरी के अंदर दिखाया है। स्टोरी हुई ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।